जय हिंद साथियों, पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं पॉलिटिकल साइंस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़ लेकर आता हूं। रोज़ाना एक वीडियो की सीरीज़ में ये नई वीडियो है। पिछले कई दिन से कुछ अकादमिक व्यस्तताओं के चलते वीडियो नहीं आ सकी है। आपको पता है कि DSSB PGT मेल एग्ज़ाम की डेट आ गई है और ये उम्मीद है कि जल्द ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी। तो मेरे कुछ व्यूवर्स ने प्रीवियस एग्ज़ाम्स मेरे पास भेजे हैं, उनको धन्यवाद। हम उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये 2018 मेल कैंडिडेट्स का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 190 से लेकर 280 तक मैं पहले दो छोटी छोटी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 190 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। DSSB PGT के पिछले लगभग 5-6 पेपर मैंने देखे हैं। उन सब में दो बातें बहुत कॉमन हैं। एक तो ये है कि हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत भारी खामियां हैं। दूसरी ये कि रिपीटेशन लगातार हुआ है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए आप प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर देखते जाइएगा और जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हों, खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चे, तो आप थोड़ा थोड़ा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, पारंपरिक तानाशाह प्रणाली में प्रबंधक निष्पादन के मानक और उसे प्राप्त करने के तरीके दोनों निर्दिष्ट करेगा। एक सहभागिता प्रबंधन प्रणाली में एक प्रबंधक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्दिष्ट किया जाएगा? केवल निष्पादन के मानकों को प्राप्त करने के तरीके, न तो निष्पादन के मानक और न ही उन्हें प्राप्त करने के तरीके। निष्पादन के मानक और उनको प्राप्त करने के तरीके दोनों, केवल निष्पादन के मानक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, न तो निष्पादन के मानक और न ही उन्हें प्राप्त करने के तरीके। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल का लक्षण नहीं है? तो मैक्स वेबर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मैक्स वेबर एक जर्मन विचारक है जो कई विचारों के लिए जाना जाता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार है आइडियल टाइप का। दूसरा, उसने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, ट्रेडिशनल, दूसरा लीगल रेशनल और तीसरा करिश्मेटिक। तो जो नौकरशाही है उसको वो लीगल रेशनल अथॉरिटी मानता है। नौकरशाही का आइडियल टाइप बताते हुए उसने नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताई हैं। ऑप्शन ए है, कार्यालय अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। सभी संगठनात्मक सदस्य तकनीकी योग्यताओं के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है। नौकरशाह संगठन में नियंत्रण व्यक्तिगत रूप से अनुप्रयुक्त नियमों पर आधारित होते हैं। अधिकारी अपने करियर संगठन में ही बनाते हैं। सी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से अनुप्रयुक्त नियमों पर आधारित नहीं होते, बल्कि सबके लिए औपचारिक नियम बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद का आधार तत्व नहीं है? आपको पता होगा कि व्यवहारवादी क्रांति का जनक कहा जाता है डेविड ईस्टन को, और व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान जैसे विषय को भी विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहिए और इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाएँ हैं, क्रमशः हैं रेगुलरिटीज़, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज़, सिस्टमेटिजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। इनका क्रम भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा जरूर, इस एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है और बाकी जो एग्ज़ाम है नेट वगैरह के उसमें तो पूछा ही जाता है। तो एक बार दोबारा से दोहराता हूँ, रेगुलरिटीज़, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज़, सिस्टमेटिजेशन, प्योर साइंस और इंटीग्रेशन। तो इसमें जो ए, सी और डी हैं ये व्यवहारवाद के आधार तत्व हैं। मूल्य प्रतिबद्धता, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यवहारवाद का तत्व नहीं है, बल्कि मूल्यों के प्रति तटस्थता ही व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104, उत्कृष्टता सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व की उपेक्षा की गई है? उत्कृष्टता सिद्धांत की इंग्लिश है क्लासिकल थियरी। तो संगठन के सिद्धांतों में 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला शास्त्रीय या क्लासिकल सिद्धांत और दूसरा है मानव संबंध सिद्धांत। तो जो क्लासिकल थियरी है वो बेसिकली संगठन को औपचारिक ढांचे के रूप में देखता है और उसमें अनौपचारिक जो तत्व हैं, अनौपचारिक आचार व्यवहार है, उसकी उपेक्षा करता है, उसको सही नहीं मानता है। जबकि जो मानव संबंध सिद्धांत है जिससे एल्टन मेयो का नाम जुड़ा हुआ है, वो इस बात पर बल देता है कि संगठन को हम एक सामाजिक सहकार के रूप में देखना चाहिए। उसमें जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, उत्कृष्टता सिद्धांत यानी शास्त्रीय सिद्धांत में अनौपचारिक पैटर्न की उपेक्षा की गई है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर एल्टन मेयो के मानव संबंध विचार को एक नए प्रबंधन के मानव संबंध मॉडल में संशोधित किया? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांसिस लिकर्ट। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी प्रबंधन का लक्षण है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन
डी 1 और 4, अति व्यापकता यानी ओवरलैपिंग, और चौथा प्रभावी व्यक्ति से व्यक्ति संबंध यानी इफेक्टिव मैन टू मैन रिलेशनशिप। तो ये भागीदारी प्रबंधन के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के आदर्श लक्षणों से नहीं बना है? औपचारिक आदेश, एक शासकीय प्रकार, अनुक्रम, अनौपचारिक विधियाँ। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक विधियाँ नौकरशाही का जो मॉडल है मैक्स वेबर का उससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा एल्टन मेयो के मानव संबंध आंदोलन का घटक नहीं है? तो एल्टन मेयो ने जब मानव संबंध सिद्धांत को दिया तो उसने कुछ प्रयोग किए थे, जिसमें प्रथम जांच, हाथोन अध्ययन, महान चमक, तीनों सम्मिलित हैं। दुकान प्रबंधन इसका अध्ययन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कार्यस्थल पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर अधिक जोर देता है, जो बदले में कर्मियों का संतोष और संगठन का निर्गत निर्धारित करता है? प्रणाली, विधि, व्यवहारात्मक तरीका, उत्कृष्ट तरीका, मानव संबंध तरीका। तो आपको पता होगा एल्टन मेयो का जो मानव संबंध उपागम है वो इस बात पर बल देता है कि संगठन में जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि केंद्र में उन्हीं को होना चाहिए बजाय औपचारिक प्रक्रियाओं के। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा हाथवान अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? नियमों पर जोर, अनौपचारिक संगठन, मानव संबंध तरीका, मानव की सामाजिक प्रकृति। तो नियमों पर जोर औपचारिक या क्लासिकल जो सिद्धांत है उसकी विशेषता है, जिसमें हेनरी फेयोल और उर्विक के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जबकि जो मानव संबंध उपागम है जिससे हाथवान अनुसंधान जुड़ा हुआ है उसमें नीचे के तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 111, एक संगठन प्रणाली प्राथमिक रूप से डैश से संबंधित है? तो एक संगठनात्मक प्रणाली स्वतंत्र भाग यानी इंडिपेंडेंट यूनिट्स और उनके इंटरेक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रणाली तरीके यानी कि सिस्टम थ्योरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एक प्रणाली इसके भागों के योग से कहीं अधिक है, बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रणाली को खुला या बंद नहीं माना जा सकता, ये भी ठीक है। एक प्रणाली में सीमाएं दृढ़, अभेद्य या बंद नहीं होती, ये भी बिल्कुल ठीक है। यदि एक प्रणाली को गतिमान संतुलन प्राप्त करना है तो इंटरेक्शन तो उसके पर्यावरण के साथ नहीं करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि एक प्रणाली को गतिमान संतुलन प्राप्त करना है तो उसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संगठनात्मक डिजाइन के नौकरशाह रूप के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। नौकरशाही की प्राथमिक शक्ति इसकी एक अत्यंत क्षमतावान तरीके से अमानकीकृत गतिविधियों के निष्पादन में निहित है। नौकरशाही में वरिष्ठ कार्यपालकों के स्तर के नीचे नवोन्मेषी और अनुभवी निर्णय निर्माताओं के लिए थोड़ी आवश्यकता होती है। नियमों और विनियमों की व्यापकता प्रबंधकीय विवेकशीलता का स्थान ले लेती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि तीनों कथन नौकरशाही के इस संबंध में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 114, द टर्म गैंग प्लांक यूज्ड बाय हेनरी फेयोल रेफर्स टू। तो ये गैंग प्लांक शब्द आपने सुना होगा, हायरार्की में पढ़ते हैं इसको हम, और ये नीड फॉर लेवल जंपिंग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत का आधार है? प्रशासनिक सिद्धांतों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता, प्रशासक की प्राथमिकताएं और सामाजिक अनुकूलन, वरिष्ठ अधिकारी का आदेश। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रशासक की प्राथमिकताएं और सामाजिक अनुकूलन। हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित हैं और उनकी एक बड़ी फेमस किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 1948 की। हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 116, जनसेवकों की अज्ञातता का सिद्धांत के साथ आता है? तो जनसेवकों की एनोनिमिटी का सिद्धांत मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 117, राजनीतिक उदासीनता है? सिविल सेवाओं में राजनीतिक पक्षपात की अनुपस्थिति, अतिरिक्त पार्टी गतिविधियों की अनुपस्थिति, सरकार की प्रत्येक नीति को समर्थन देना, सिविल सेवाओं पर राजनीतिक प्रभावों की अनुपस्थिति और सरकार से वफादारी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सिविल सेवाओं पर राजनीतिक प्रभावों की अनुपस्थिति और सरकार से वफादारी। क्वेश्चन नंबर 118, वह चलन पहचानिए जो आधुनिक समय में कई देशों की सिविल सेवाओं में नहीं दिखता। तो आधिकारिक तकनीकी कर्मियों और विशेषज्ञों की भर्ती द्वारा विविधता में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है ये। सिविल सेवा की शक्तियों का निरंतर विस्तार, ये भी ठीक है। सिविल सेवा की उदासीनता की संकल्पना में परिवर्तन, ये भी ठीक है। नैतिक और व्यावसायिक मानकों पर कमजोर देना,
तो नैतिक और व्यावसायिक मानकों पर और अधिक जोर दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि यूपीएससी की परीक्षा, जिसके थ्रू भारत में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य जो वर्ग ए के जॉब हैं उनके लिए भर्ती होती है, उसमें भी GS4 का पेपर इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन राजनीति को वृहद नैतिक रिट के रूप में सम्मान देता है? हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड्स पॉलिटिक्स एज एथिक्स रिट लार्ज? तो ये एथिक्स रिट लार्ज का जो विचार है ये आइवर ब्राउन का है। आपने प्लेटो का भी सुना होगा, वो कहता है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। तो इन्होंने राजनीति को नैतिकता का वृहद रूप कहा है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120, आप हिंदी में देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज combines the institutional approach emphasizing on democratic form of government and representative bodies of legislatures with the empirical analysis of behavioral approach? Structuralism approach, developmentalism approach, pluralism approach, none of the above? तो इसमें सही ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा तरीका राजनीतिक परिघटना की व्याख्या करने के लिए अध्ययन को मतदाताओं, दलों, निर्वाचन सर्वेक्षणों आदि के चुनावी व्यवहार के विश्लेषण में विशेषतः गणितीय और सांख्यिकीय आंकड़ों जैसे सारणियाँ, ग्राफ आदि के प्रयोग द्वारा आधार बनाती है? तो मात्रात्मक या सांख्यिकीय पद्धति इससे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 122, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक तरीका और आगत निर्गत तरीका मेथड से व्युत्पन्न किया गया है। किससे व्युत्पन्न हुआ है? ये सामान्य प्रणाली सिद्धांत से विकसित हुआ है। आपको पता होगा कि सामान्य प्रणाली सिद्धांत का प्रथम बार प्रयोग 1920 में बर्टलेन्फी नामक एक विद्वान थे, उन्होंने किया था और ये जीव विज्ञान से संबंधित थे। फिर धीरे धीरे ये समाज विज्ञानों में भी आया सिस्टम थ्योरी, जिसको लाने का राजनीति विज्ञान में श्रेय डेविड को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, राजनीतिक उद्दीपन तरीके से व्युत्पन्न यह सिद्धांत व्यक्तियों या समूह पर निर्णय निर्माण के लक्षणों का अध्ययन करता है जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखते हों या नहीं, परंतु निर्णय करने वालों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये निर्णय निर्माण सिद्धांत से जुड़ी हुई बात है। क्वेश्चन नंबर 124, अब कुछ आसान क्वेश्चंस हैं। सत्यों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर थियरी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सेपरेशन ऑफ पावर थियरी को मैं पहले भी वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ। ये मॉन्टेस्क्यू का विचार है, एक सिद्धांत के रूप में मॉन्टेस्क्यू ने इसको प्रतिपादित किया। हालांकि इससे पहले भी अरस्तु, लॉक और ब्लैकस्टोन के विचारों में इसकी झलक देखने को मिलती है। मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत इंग्लैंड के अनुभव के आधार पर दिया था, लेकिन बाद में विश्लेषकों ने ये पाया कि इंग्लैंड में संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसलिए मॉन्टेस्क्यू अपने विश्लेषण में गलत था। लेकिन जो भी हो, मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए दिया था और इस सिद्धांत को अपने लिखित संविधान में पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपनाया। वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन दोनों सिद्धांत संविधान में पाए जाते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत बेसिकली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है, जिसमें ये माना जाता है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं वो अलग अलग शक्तियों को धारण करते हैं और एक अंग, कोई एक विशेष अंग निरंकुश ना हो जाए, इसलिए एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, हाल के दिनों में अधिकांश संघीय देशों में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो गया है, इकाइयां अधिक शक्तिशाली हो गई हैं, केंद्र अत्यंत कमज़ोर हो गया है, राज्य और केंद्र अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। तो आपको पता होगा कि आजकल ये ट्रेंड है कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्थाओं में कि वहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, चाहे हम भारत में देख लें, अमेरिका में देख लें या अन्य किसी देशों में देख लें। संघीय शासन प्रणाली का आदर्श मॉडल अमेरिका को माना जाता है। पहली बार 1787 में जब उसका संविधान बना और 1789 में लागू हुआ, तो वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 126, सरकार का संसदीय रूप सर्वप्रथम में विकसित हुआ। तो आपको पता होगा कि संसदीय शासन प्रणाली बेसिकली ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन की संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है, यानी कि संसदों की जननी कहा जाता है। वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। लेकिन इस संबंध में यदि भारत की स्थिति देखें तो भारत में एक मध्यम मार्ग निकाला गया है, ना तो यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता है और ना ही न्यायिक सर्वोच्चता है, बल्कि सर्वोच्चता यहाँ पर संविधान की है। संविधान से ही सब शासित होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वसत्तावादी प्रणाली अथॉरिटेरियन सिस्टम का एक लक्षण है? एक कमजोर विधायिका, एकात्मक संविधान, विधिक मान्यता प्राप्त विपक्ष की अनुपस्थिति, केंद्रीकृत आर्थिक आयोजना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विधिक मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं होता है सर्वसत्तावादी प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 128, सरकार के राष्ट्रपतिवादी रूप यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार का मुखिया विधायिका द्वारा चुना जाता है, विधायिका की चर्चा में भागीदारी करता है, अविश्वास प्रस्ताव में निर्णायक मत डालता है, विधायिका से पृथक रहता है। तो आपको पता होगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये राष्ट्रपतिवादी शासन प्रणाली में ये एक मुख्य विशेषता है कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, इसलिए सरकार का जो मुखिया होता है राष्ट्रपति, वो विधायिका से पृथक रहता है। क्वेश्चन नंबर 129, एक परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन एक संघ से यानी फेडरेशन से इस रूप में भिन्न होता है। यह स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के बीच गठबंधन है, इसका एक उभयनिष्ठ केंद्र है, इसके सदस्य परिसंघ से अलग नहीं हो सकते, इसके सदस्यों को संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। तो ये कॉन्फेडरेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, जिसको राज्यमंडल बेसिकली हिंदी में कहते हैं, उसकी दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये कि उसके जो सदस्य राज्य होते हैं वो संप्रभु होते हैं, और दूसरा चूंकि वो संप्रभु होते हैं इसलिए वो अपनी इच्छा से विदेशी संबंध, दूसरे देशों से संबंध बना सकते हैं। फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के बीच अंतर को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रपतित्व और सरकार के संसदीय रूप के संलयन का एक प्रभावशाली उदाहरण इसके द्वारा दिया गया है। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मिश्रण किस जगह पर है? तो ये है फ्रांस में, वहाँ पर दोनों प्रणालियों का मिश्रण अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पूर्व आवश्यकताएं हैं? सीमित शासन, लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों की गारंटी, शक्तियों का पृथक्करण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्व शर्त है संविधानवाद की, वो सीमित शासन है, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी जहाँ पर निरंकुश शासन होता है, जहाँ पर सर्वसत्तावादी शासन होता है, वहाँ पर संविधानवाद नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकार को सही परिभाषित करता है? आपको पता है कि सरकार के क्रमशः 3 अंग हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हालांकि क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन इसमें तीनों विकल्प हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133, युद्ध के बाद के काल में कैबिनेट सरकार का रूपांतरण देखा गया है। नौकरशाह तानाशाही में, एक दलीय प्रबलता शासन में, प्रधानमंत्री की सरकार में, न्यायिक सर्वोच्चता में। तो ये बेसिकली ब्रिटेन से संबंधित है, और वहाँ पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद की स्थिति को दर्शाता हुआ रिचर्ड क्रॉसमैन का कथन है कि युद्ध काल के बाद कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में तब्दील हो गई है या उसमें बदल गई है। तो प्रधानमंत्री की सरकार, और ये एक स्टेटमेंट यदि पूछा जाएगा तो ये है रिचर्ड क्रॉसमैन का। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने कैबिनेट प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली से पृथक किया है? तो बेसिकली विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर ही 2 प्रकार की शासन प्रणालियों को विभाजित करते हैं हम लोग। पहला अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, तीनों अंगों की अलग अलग शक्तियाँ परिभाषित होती हैं, और दूसरी है संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका विधायिका में से बनती है और उसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यही वो बुलेट पॉइंट है जो इन दोनों को अलग करता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135, दबाव समूह राजनीतिक दलों से इस रूप में भिन्न होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स डिफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन सो फार एज, कैसे भिन्न होते हैं? उनकी सदस्यता बड़ी होती है? जी नहीं, क्योंकि सदस्यता दोनों की छोटी बड़ी हो सकती है। वे चुनाव लड़ते हैं तो दबाव समूह चुनाव भी नहीं लड़ते। वे बड़े लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं, परिचालन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। तो जहाँ तक राजनीतिक दल का सवाल है तो उसके परिचालन का, यानी कि उसके ऑपरेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो पूरे देश पर शासन करना चाहता है। जबकि जो दबाव समूह है या हित समूह है, उसका जो परिचालन है, उसका जो ऑपरेशन है वो एक छोटे क्षेत्र में होता है, यानी कि उसका हित बहुत सीमित होता है, किसी एक वर्ग के, प्रोफेशन के, किसी एक व्यवसाय के लोगों के हितों से संबंधित ही दबाव समूह अक्सर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136, एक राजनीतिक दल को कुछ सिद्धांतों या नीतियों के समर्थन में संगठित एक मंडली जो संवैधानिक तरीके से सरकार का निर्धारक बनने का उद्देश्य रखती है के रूप में परिभाषित किया।
तो इस परिभाषा को दिया था मैकाइवर ने। राजनीतिक दल की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसको दिया था बर्क ने। राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। तो एडमंड बर्क का जहाँ तक सवाल है वो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हित को प्रमोट करने वाला मानता है। ये परिभाषा भी कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा बौंदा के प्रभुसत्ता सिद्धांत की एक उचित व्याख्या है? तो बौंदा एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुसत्ता, यानी कि ऑप्शन ए का समर्थक है। संपूर्णता संबंधी दो सिद्धांत बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, मैं बार बार बताता हूँ, जिसमें बौंदा, हॉब्स, ग्रोसियस और ऑस्टिन आते हैं। दूसरा है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, जो ये मानता है कि संप्रभुता केवल राज्य में निहित नहीं होती, बल्कि वो जो बहुत सारे समुदाय और संगठन हैं वो भी संप्रभुता को शेयर करते हैं। जबकि मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी ये कहती है कि संप्रभुता और पूर्ण संप्रभुता केवल और केवल राज्य में ही निहित होती है। ऑस्टिन, जो मोनिस्टिक थियरी का सबसे बड़ा प्रतिपादक है, वो तो किसी एक व्यक्ति विशेष में संप्रभुता को निहित मानता है और ये कहता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो ये ऑस्टिन की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस विचारक ने ऑस्टेनियन यानी ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की कि कानून प्रभुसत्ता का आदेश नहीं अपितु समुदाय की सही समझ की अभिव्यक्ति है? तो ये कहा था क्रैबी ने। आपको पता होगा कि लॉस्की, डिगविट, गियर के, मैटलैंड, फिगिस, क्रैबी ये सब बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं और ये मानते हैं कि संप्रभुता केवल और केवल राज्य में नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे समुदाय संगठन भी इसको शेयर करते हैं। और चूंकि वो भी कुछ व्यक्ति के कुछ हितों का संरक्षण करते हैं, इसलिए उनको भी संप्रभुता साझा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसोसिएशंस आर नॉट persona ficta but real persons existing prior to the state. This view was propounded by, ये किसका विचार है? तो ये है गियर के का। गियर के भी एक बहुलवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में कहा जाता है कि राज्य का उनका सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों और शारीरिक रूपों का बेमेल मिश्रण है? तो ये कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश व्यक्तिवादी विचारक हैं जिन्होंने राज्य के सावयवी सिद्धांत को दिया है। सावयवी सिद्धांत बेसिकली राज्य को एक सावयव यानी शरीर के रूप में देखता है और वो मानव शरीर से उसके अंगों की तुलना भी करता है। ब्लंसली भी इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। मैन वर्सेस द स्टेट 1884 की उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। एक सिंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, ये भी इनकी बहुत अच्छी और लोकप्रिय किताब है। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं लेकिन आप घबराइएगा मत, आगे के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं और ये क्वेश्चंस भी साइज में बड़े हैं लेकिन उतने कठिन नहीं हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग की एरर है। राज्य आत्मा का वृहद रूप है, ये कहा था प्लेटो ने। राज्य समन्वयकारी और संयोजनकारी है, ये अर्नेस्ट बार्कर का है। राज्य के पास वैध भौतिक बल का एकाधिकार है, ये परिभाषा है मैक्स वेबर की। और राज्य स्वानुभूति और स्ववास्तविक व्यक्ति है, ये है हीगल का। तो इसको आप मिलाएंगे तो इसमें ऑप्शन बनेगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार द्वारा एक नए रूप के अंतर्गत हाल ही में पुनर्जीवित किया गया। तो किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया? ये पुनर्जीवित किया गया है जॉन रॉल्स के द्वारा। जॉन रॉल्स नवोदारवादी विचारक हैं जो नवोदारवाद की समतावादी यानी ईगलिटेरियन धारा से संबंधित हैं। इन्होंने 1971 में ए थियरी ऑफ जस्टिस नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। इस किताब के प्रकाशन में आने के बाद जो एक डिबेट चल रही थी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की, वो रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जहाँ ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, बहुत लंबे समय से कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा गया है, तो इस किताब के प्रकाशन में आने के बाद एक नए विचार ने जन्म लिया और उसको कहा गया रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान या पुनर्उद्भव हो रहा है। तो इस सामाजिक संविदा के विचार को जॉन रॉल्स ने अपनी किताब में दिया है। और जॉन रॉल्स बेसिकली वितरणात्मक न्याय से संबंधित विचारक हैं। इन्होंने अपने न्याय की संकल्पना देते समय रेशनल नेगोशिएटर्स और वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसे विचारों को
इस्तेमाल में लिया है। क्वेश्चन नंबर 143, सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्राथमिक रूप से की कोशिश करता है। तो ये राजनीतिक उत्तरदायित्व के आधार की व्याख्या करने की कोशिश करता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत से 3 विचारक जुड़े हुए हैं, क्रमशः हॉब्स, लॉक और रूसो। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 144, रूसो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को सही किया, उन्होंने संविदा के सिद्धांत को एक साथ ओतप्रोत किया, उन्होंने संविदा के सिद्धांत को राजनीतिक संलाप के एक आदर्श रूप में रूपांतरित कर दिया। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोग पढ़ेंगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही ट्रांसफॉर्म्ड द थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू एन आइडियलिस्ट मोड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। रूसो की किताब है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 की, और इमाइल जो 1761 की है। इसके अलावा इसने 2 एसेज भी लिखे थे जो इन किताबों से पहले के हैं। प्रकृति की और लौटो का विचार रूसो का ही है। भारत में ऐसा ही एक नारा है, वेदों की और लौटो, और ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 145, राज्य के उद्भव का ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप लोग याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि राज्य वर्ग प्रतिरोधों के कट्टर विरोधियों का एक उत्पाद और घोषणा है? ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट हेल्ड दैट द स्टेट इज ए प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म? तो स्टेट इज ए रिजल्ट ऑफ द इररिकॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, ये विचार बेसिकली लेनिन का है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्राइमेसी ऑफ फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री? यानी कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का इन जो ये चीज़ें हैं इनका सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है ऑप्शन बी, यानी कि 3, 1, 4, 2। सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादन का बल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आएगा 1, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फिर आएगा 4, यानी कि लीगल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर उसके बाद 2, आइडियोलॉजी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक राज्य के मुक्ति सिद्धांत, ये लिबरल थियरी है बेसिकली, का प्रथम प्रणेता था? इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखते जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ लिबरल थियरी ऑफ स्टेट? तो पहला जो उदारवाद का विचारक है, जिसको उदारवाद का जनक भी कहते हैं, वो है ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और ये माना था कि स्टेट एक दैवीय संस्था नहीं है, बल्कि वो मानव निर्मित संस्था है। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, ये माना। और यही मुख्य मुख्य मान्यताएं हैं जिन पर उदारवाद टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 149, बाय लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स, लॉस्की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उक्त कथन में निहित दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है? इसमें ऑप्शन डी सही है। जो लिबर्टी है, मानव व्यक्तित्व की वृद्धि के लिए परिस्थितियों का अनुरक्षण है, यानी कि स्वतंत्रता ऐसी परिस्थितियों का अनुरक्षण है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लॉस्की की अधिकार की परिभाषा भी आपने सुनी होगी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है कहीं भी, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150, कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वेलफेयर स्टेट, जिसकी संकल्पना बेसिकली बेवरेज रिपोर्ट आई थी 1942-43 में इंग्लैंड में, उससे शुरुआत मानी जाती है। उससे पहले पुलिस राज्य का कंसेप्ट था, जिसमें माना जाता था कि राज्य का काम केवल और केवल नकारात्मक फंक्शंस करना है, यानी कि बाहरी आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही राज्य का प्रमुख दायित्व है। अन्य कार्यों में उसका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यदि वो अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। लेकिन धीरे धीरे एक विचार आया कि कुछ काम ऐसे हैं, कुछ बुराइयां हैं जिनको दूर करना राज्य का उद्देश्य है, राज्य का काम है, और ऐसी 5 बुराइयों को गिनाया गया था बेवरेज रिपोर्ट में।
तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कल्याणकारी राज्य उत्कृष्ट मुक्तिवाद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 151, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने संरक्षण के लिए राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है थॉमस हिल ग्रीन का। थॉमस हिल ग्रीन के विचारों को बेसिकली हम लोग जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद का मिश्रण के रूप में मानते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर उनका काम बहुत अच्छा है और पठनीय भी है। क्वेश्चन नंबर 152, तथाकथित उपयुक्त अधिकार तथाकथित उपयुक्त कानून निर्माण हैं। राइट्स प्रोपरली सो कॉल्ड आर क्रिएशंस ऑफ लॉ प्रोपरली सो कॉल्ड। द डेफिनेशन ऑफ राइट्स इज एसोसिएटेड विद। ये किसकी परिभाषा है? तो ये बेंथम की परिभाषा है। बेंथम अधिकारों के कानूनी सिद्धांत से संबंधित हैं, जो ये मानते हैं कि अधिकार केवल और केवल राज्य के अंतर्गत ही मिल सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की जो बात है वो एक बकवास जैसी है, ये कहते हैं बेंथम। क्वेश्चन नंबर 153, प्राकृतिक अधिकारों का सत्व है कि सब्सटेंस क्या है? प्राकृतिक अधिकारों का एसेंस क्या है? तो इनका एसेंस ये है कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ए हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ नेचर। ये ऐतिहासिक राज्य में भी विद्यमान थे, जब राज्य नहीं था तब भी विद्यमान थे। इससे संबंधित विचारक हैं जॉन लॉक और थॉमस पेन। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की मुक्ति की धारणा के संबंध में मुक्ति के लिए दबाव डाले गए अभिव्यक्ति का प्रयोग किया? हिंदी ट्रांसलेशन इतनी खराब है कि कोई अर्थ निकालना एकदम से मुश्किल है। हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द एक्सप्रेशन फोर्स्ड टू बी फ्री इन द कनेक्शन विद द नोशन ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में फोर्स्ड टू बी फ्री की बात किसने की? तो आपको पता होगा ये विचार बेसिकली रूसो के जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है उससे संबंधित है। सामान्य इच्छा सिद्धांत के अंतर्गत उसने मानव की दो प्रकार की इच्छाओं का जिक्र किया है, एक एक्चुअल विल है और दूसरी रियल विल है। एक्चुअल विल कहीं ना कहीं व्यक्ति के निजी स्वार्थ और आवेश से संबंधित है, और दूसरी जो रियल विल है वो जन कल्याण पर आधारित होती है। तो बेसिकली रूसो ये कहता है कि जब कभी ऐसी बात हो कि व्यक्ति के ऊपर उसकी एक्चुअल विल यानी कि जो स्वार्थ आधारित इच्छा है वो हावी हो जाए, तो उसे उस समय उसकी खुद की बात भी मानने से रोका जा सकता है, और उसको चूँकि उसकी भी वास्तविक इच्छा रियल विल जन कल्याण पर ही आधारित होती है, इसलिए उसको उन कामों को करने से रोका जा सकता है जो उसकी स्वार्थ आधारित इच्छा पर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वास्तव में उसकी भी रियल विल जन कल्याण पर ही आधारित होती है। तो ये फोर्स्ड टू बी फ्री यानी स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना जो मुहावरा है ये रूसो से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 155, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतें सृजित करने के लिए आवश्यकता के बारे में बताता है? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 में है, ये इसमें इस बात का उपबंध था कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगा और उनको उतनी शक्तियाँ देगा जितनी उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई बनाने के लिए आवश्यक हों, और इसी का प्रयोग करते हुए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया है उन्हें, संविधान में इनका उपबंध किया गया है। इसके लिए भारत के संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं उनको जोड़ा गया है। और यदि ये क्वेश्चन आए कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो वो समिति थी पीके थुंगन समिति। बहुत सारी समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित, इनको अक्सर पूछा जाता है। कई बार बड़े एग्जाम में जो कठिन एग्जाम होते हैं इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली थी बलवंत राय मेहता समिति 1957, दूसरी थी अशोक मेहता समिति 1977, तीसरी थी जीवी के राव समिति 1985, चौथी थी LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, और उसके बाद थी पीके थुंगन समिति 1989। तो ये समितियां बेसिकली पंचायती राज से संबंधित हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस डेट से लागू हुआ? डिस्कस कर चुके हैं, 24 अप्रैल 1993 से। आपको बताता चलूँ कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 से लागू हुआ था,
और वो शहरी स्थानीय निकायों, जिनको संविधान में नगर पालिकाएँ कहा गया है, उससे संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 157, पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव को कौन संचालित करता है? तो पंचायतों और नगर निगम का जो चुनाव है उसको राज्य चुनाव आयोग संचालित करता है, और राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 टय, इंग्लिश में बोलेंगे 243 के। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों और नगर निगमों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 158, भारत में स्थानीय सरकार की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थानीय सरकारों के पास संवैधानिक रूप से निर्धारित करारोपण की शक्ति होती है। स्थानीय सरकारों के पास ऐसे कर आरोपित करने की शक्ति होती है जिनकी कानून के अंतर्गत अनुमति है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है बेसिकली, यानी कि जो राज्य सरकार है वो स्थानीय सरकारों को कानून बनाकर कुछ कर लगाने की शक्ति दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय ढांचे के शीर्ष पर आधारित है? तो आपको पता होगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें सबसे निम्न स्तर पर था ग्राम पंचायत, बीच में यानी मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे उच्च स्तर पर थी जिला परिषद। तो इसमें जो जिला पंचायत है वो बेसिकली 3 स्तरीय संविधान में ढांचा दिया गया पंचायती राज का, उसमें सबसे ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 160, स्थानीय स्वशासन किस सूची में शामिल है? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं। उसमें पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची पर आमतौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां संविधान में बताई गई हैं जिस समय राज्य सूची के किसी विषय पर संघ सरकार कानून बना सकती है। तीसरी समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ये प्रावधान है कि इसमें जितने विषय हैं उन पर राज्य और संघ सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि दोनों के कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो संघ सरकार का कानून अभिभावी होता है, वही मान्य होता है। इसके अलावा एक चौथा संकल्पना है अवशिष्ट विषय, रेसिडरी पावर्स की। ये 248 में है भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में। और अवशिष्ट विषय का ये मतलब है कि ऐसी शक्तियाँ जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, यदि कुछ ऐसे विषय हैं तो उन पर कानून बनाने का अधिकार एकमात्र संसद को होगा, और ऐसे विषय हैं सॉफ्टवेयर, साइबर लॉज। क्वेश्चन नंबर 161, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसकी जगह पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो 1979 में लागू हुआ तो आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि इस आंतरिक अशांति के आधार पर ही 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जो मौलिक अधिकारों के लिए एक बड़ा संकट के रूप में उभरा था। इसीलिए आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल ना लगाया जा सके तो इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में किया गया। तो आर्टिकल 352 में यह हुआ। आर्टिकल 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 360, यदि देश की वित्तीय साख संकट में हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी तक 3 बार आर्टिकल 352 का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 356 का 100 से भी अधिक बार प्रयोग हो चुका है, लेकिन ये संयोग और सौभाग्य है कि आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत अभी तक भारत में नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 162, भारत का संविधान इसका प्राधिकार से प्राप्त करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। तो कहाँ से लेता अथॉरिटी? विद द पीपल ऑफ इंडिया से, भारत के लोगों से। भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको हम कहते हैं कि उसको अमेरिकी संविधान से लिया गया है, उसमें शुरुआत की गई है, हम भारत के लोग डैश 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 इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं। ये जो 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इनका क्रम भी एक बार किसी पेपर में पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा। तो भारत का जो संविधान है ये अपनी अथॉरिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव करता है। क्वेश्चन नंबर 163, वित्त आयोग के बारे में सिफारिश करता है। किसके बारे में सिफारिश करता है? तो आपको पता होगा कि वित्त आयोग का जो प्रोविज़न है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में है और ये केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में नियम निर्धारित करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 164, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग कहते हैं सामान्य चलन में, कि इसकी शक्ति के द्वारा राज्य के वित्त पर नियंत्रण करता है। तो इसका ऑप्शन है सही क्वेश्चन नंबर 164 का बी, उन रूपों को निर्दिष्ट करता है जिनमें राज्य के खाते आदि अनुरक्षित किए जाते हैं। ये आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है इस पद का, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ और राज्य दोनों के जो लेखा हैं उनका परीक्षण भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करता है। क्वेश्चन नंबर 165, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्वों के आवंटन के मामले में संविधान बहुत बड़ी मात्रा में किसका अनुसरण करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय लगभग 60 देशों के संविधानों से अनुभव ग्रहण किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत है भारतीय संविधान के निर्माण का वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। और ऐसा बताते हैं कि लगभग 250 आर्टिकल्स भारत के संविधान में इस अधिनियम से ही लिए गए हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। क्वेश्चन नंबर 166, किसने कहा कि भारत का संविधान सहायक संघीय विशेषताओं के साथ एकल राज्य स्थापित करता है, बजाय सहायक एकल विशेषताओं के साथ एक संघीय राज्य स्थापित करने के? Who said that the Constitution of India establishes a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features? तो ये कहा था केसी व्हीयर ने। आपको पता होगा केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल यानी आभासी संघ, जिसको अर्ध संघ भी लिखते हैं, अर्ध संघ कहा था। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से किस घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया? तो भूदान आंदोलन भूमि सुधार के लिए एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसको विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था। और 1951 में तेलंगाना की एक जगह है पोचमपल्ली गांव, वहाँ पहली बार विनोबा भावे को भूदान मिला, यानी किसी ने भूमि दान की, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ये जो आंदोलन है ये नालगोंडा की घटना से प्रभावित और प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 168, स्थानीय निकायों पर न्यायिक नियंत्रण का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि वे विधि की सीमाओं के भीतर अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकें। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 169, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके कार्यकाल के दौरान कार्यालय से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, जिसको हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और इसी प्रक्रिया से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की समुचित प्रक्रिया, कानून का नियम, दृष्टांत एवं परंपराएं। तो आपको भी शायद पता हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर आधारित है भारत में न्यायिक समीक्षा, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कानून की समुचित प्रक्रिया पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 171, सरकार या आयोग किसके बीच संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में सरकार या आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी 1600 पेज की रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के लिए दी थी। क्वेश्चन नंबर 172, कानून के नियम, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन अधिकांशतः किससे उपजता है? तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी से उभरता है। क्वेश्चन नंबर 173, खेल सिद्धांत में सही क्रम है? तो खेल सिद्धांत में सही क्रम है भुगतान, पसंद, खिलाड़ी, खेल। इंग्लिश में इसको देखेंगे पे ऑफ्स, चॉइस, प्लेयर, गेम। खेल सिद्धांत के समर्थक हैं न्यूमैन एवं ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न। इनकी किताब है द गेम थियरी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर 1944।
द गेम थियरी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, ये किताब पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कूटनीति विदेशी नीति का एक उपकरण है, ये तो बिल्कुल सही है। मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय करार विदेश मंत्रियों द्वारा सामान्य वार्ता किए गए होते हैं। कूटनीतिज्ञ आज अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में उतनी महान भूमिका नहीं निभा रहे हैं जितनी वे पहले निभाया करते थे। कूटनीतिज्ञों को आज 19वीं सदी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई मिली है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत मतलब सही है। ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल कहीं ना कहीं जो मुखिया हैं राज्यों के, राष्ट्रों के, वो ही सीधे सीधे संबंध स्थापित करते हैं। पहले कहीं ना कहीं डिप्लोमेट्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती थी, तो 19वीं शताब्दी की अपेक्षा उनकी भूमिका को ज़्यादा ऊंचाई मिली है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सरकार के बनने में योगदान नहीं देता? विच वन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सरकार बन सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंतर्राज्यीय शत्रुता, इंटर स्टेट राइवलरी, संप्रेषण के माध्यम, तो इसमें जो सी है, जब दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच शत्रुता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संकल्प जो सरकार का विचार है उसको धक्का पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 176, मार्गेंथाउ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत में उसका राजनीतिक पहलू के स्वशासन दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य का स्वशासन। आपको पता होगा कि मार्गेंथाउ ने यथार्थवाद के 6 नियम बताए हैं, तो उसमें राजनीतिक पहलू का स्वशासन ये लास्ट का नियम है, और उसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य का स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 177, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसके रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अपरिहार्य विजय की उम्मीद के साथ बुर्जुआ और समाजवादी प्रणालियों के बीच शक्ति का संघर्ष। ऑप्शन ए सही है। मार्क्सिस्ट बेसिकली ये मानते हैं, लेनिन ने कहा भी था कि इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। वो ये मानता है कि जो पूंजीवाद है उसने साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया है, और जो बड़े और संपन्न देश हैं वो कहीं ना कहीं छोटे गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो गरीब देशों को हैव नॉट्स की श्रेणी में रखते हैं, और जो संपन्न राज्य हैं वो उनको हैव्स की श्रेणी में रखते हैं, और इन्हीं के बीच संघर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, निर्णय निर्माता सिद्धांतवादी इस पर ध्यान देते हैं। तो वो ध्यान देते हैं वास्तविक या वस्तुनिष्ठ पर्यावरण जो विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन नव वास्तविकतावाद सिद्धांत का प्रणेता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ थियरी ऑफ नियो रियलिज्म? तो जो रियलिज्म है उसके प्रणेता तो हेंस जे मार्गेंथाउ हैं, और नियो रियलिज्म के हैं केनेथ वॉल्टज जिनको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 180, सकारात्मक योग खेल में इन दी पॉजिटिव सम गेम क्या होता है? इसमें ऑप्शन बी सही है, लाभ और हानि का समान होना आवश्यक नहीं, और दोनों तरफ से लाभ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 181, सीलिंग की मिश्रित प्रेरणा खेल की संकल्पना बहुतायत में इसको धारण करती है। सीलिंग्स कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड मोटिव गेम रिचली एम्बोडीज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक और समाजवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 182, इमैनुअल वॉलरस्टीन के कार्य की केंद्रीय विशेषता है। इमैनुअल वॉलरस्टीन के कार्य की केंद्रीय विशेषता है विश्व प्रणाली। उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम का विचार दिया है। ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट का जो विचार है उससे संबंधित विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 183, विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्रोपोइंडेड दिस सिस्टम्स अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी मैकलेंड। क्वेश्चन नंबर 184, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और उसका प्रयोग करके सही कूट को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 184 में सूची 1 विद्वान है, सूची 2 में सिद्धांत या तरीका है। मॉर्गेंथाउ, बर्नार्ड कोहेन, मर्टन कापलान, इमाइल बर्ड। तो मॉर्गेंथाउ रियलिस्ट स्कूल से संबंधित है, मर्टन कैपलान सिस्टम थियरी से संबंधित हैं, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1957 में इनकी एक किताब है। बर्नार्ड कोहेन डिसीजन मेकिंग से संबंधित हैं, और इमाइल बर्ड गेम थियरी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तरीका या माध्यम एक कर्ता के रूप में राज्य की भूमिका को महत्व नहीं देता? तो इसका सही ऑप्शन है निर्भरता मॉडल, डिपेंडेंसी थियरी। क्वेश्चन नंबर 186, किस देश को संयुक्त राज्य संघ की उपनिवेशवाद भागकर्ता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंग्लिश में देखेंगे, विच कंट्री वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डीकोलोनाइजेशन कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो इसका सही ऑप्शन है भारत। क्वेश्चन नंबर 187, सामान्य प्रणाली सिद्धांत जनरल सिस्टम थियरी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 1, एक अनुभवजन्य अनुसंधान के दृष्टिकोण से सामान्य प्रणालियाँ अत्यंत आकर्षक हैं। सही बात है। इस सिद्धांत की राजनीतिक शक्ति और प्रभाव जैसी संकल्पनाओं के पर्याप्त पोषण के लिए आलोचना की गई है। तो ऑप्शन सी सही है, जिसमें 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 188, वह कौन सा मॉडल है जो एक विरोधी स्थिति से संबंधित है जहां सभी विरोधियों को भिन्न मात्रा में लाभ होता है? ऑप्शन बी, बीलिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, हितकारी विरोधाभासी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 189, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दी वर्क एसेज ऑन नेशनलिज्म के लेखक हैं? तो एसेज ऑन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं CJ हैश। तो यहाँ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। अगली वीडियो में हम 2015 का एक क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके जस्ट बाद 2018 का गर्ल्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो रोज आए। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।